हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का ज्योति के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के क्लास में हम लोग समझेंगे यूजी सेमेस्टर 4 एनईपी का जो आपका मेजर 6 का फर्स्ट यूनिट है। ठीक ना। मेजर 6 आपको 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम लोग फर्स्ट यूनिट को पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट में भी बहुत से टॉपिक आते हैं, जिसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है एशिया का भौतिक विभाजन। अक्सर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को ही मिलता है। एक ही एक ही कॉन्सेप्ट से इसमें 3 तरह के हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। या तो आपसे पूछ सकता है कि एशिया के प्रमुख भौतिक प्रदेशों का वर्णन करें, ठीक है, लॉन्ग आंसर में। या फिर पूछ सकता है कि एशिया के प्रमुख भौतिक विशेषताओं का वर्णन करें। एशिया के कौन-कौन से ऐसे ऐसे मतलब विशेषताएं हैं जो कि एशिया को एक विविध रूप में परिभाषित करती है, ठीक ना। तो यहीं से वो क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आइए आज के सेशन को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हेडिंग से आपको पता चल गया कि हमको क्या पढ़ना है, ठीक ना। एशिया महाद्वीप के भौगोलिक विशेषताएं या भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन क्या होता है? यदि हम बात करें भौगोलिक विभाजन, यहाँ दो शब्द है, एक है भौगोलिक और दूसरा है विशेषताएं या विभाजन, ठीक ना। ये दोनों एक ही तरह के पॉइंट है। तो भौगोलिक क्या हुआ कि यदि हम किसी क्षेत्र में जाते हैं, यदि किसी क्षेत्र में जाते हैं, जैसे कि अभी आपको ऐसे मौका मिल जाए कि आपको अमेरिका जाना है। कहाँ जाना है? अमेरिका। तो जब आप अमेरिका जाइएगा तो वहां बहुत सी चीज आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है पर्वत देखने को मिलेंगे, पठार देखने को मिलेंगे, मैदान देखने को मिलेंगे, मरुस्थल देखने को मिलेंगे, ठीक ना। और फिर जो द्वीप समूह होते हैं वो देखने को मिलेंगे, प्रायद्वीप देखने को मिलेंगे। तो ये सब क्या है? ये सब भौगोलिक ये भौगोलिक विशेषताएं ही है, भौगोलिक विवरण ही है, ठीक ना। तो इसी प्रकार आपको अपने एशिया को देखना है कि जब हम एशिया का अवलोकन करें, एशिया का अध्ययन करें, तो हम क्या क्या हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक ना। तो उसी उसी विशेषताओं के बारे में आपको आज के सेशन में समझना है, ठीक है। तो यदि हम बात करें एशिया महाद्वीप की, किसी भी चाहे महादेश से देश से कोई भी चीज, यदि हम किसी भी स्थान के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन होता है कि उस स्थान का लोकेशन क्या है। क्या है? लोकेशन क्या है। जैसे कि अभी हम लोग कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो कोई हम लोग को जगह पे पहुंचना होता है, फट से अपना फोन निकालते हैं, सर्च करते हैं गूगल लोकेशन में, इस जगह का लोकेशन चाहिए, तो क्या हो जाता है? जीपीएस ऑन हो जाता है, ठीक ना। और उस पर्टिकुलर जगह का लोकेशन हम लोग को देखने को मिलता है, यहाँ से लेफ्ट राइट कैसे किधर से जाना होता है, ठीक ना। तो सारी इंफॉर्मेशन हम लोग को कैसे मिली? तो सारे इंफॉर्मेशन जीपीएस के थ्रू, जीआईएस के थ्रू मिलते हैं, जिसकी जिसकी विस्तृत अध्ययन हम लोग को यूनिट सॉरी मेजर 7 में करना है, ठीक ना। क्योंकि मेजर 7 जो आपका है वो फुली टेक्निकल पार्ट है। वहां आपको जीआईएस जीपीएस उसी के बारे में, डेम के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम जीपीएस ऑन किए तो उस जगह का हमको मैप सामने आ गया, ठीक ना। क्या आ गया? मैप सामने आ गया। तो जीपीएस क्या बताता है किसी भी जगह जगह की? जैसे कि अभी हम जीपीएस, इसका फुल फॉर्म ही होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यानी ये ऐसा विधि है, ये ऐसा तंत्र है जो हम लोगों को किसी देश, किसी भी क्षेत्र की या किसी भी जगह की लोकेशन के बारे में जानकारी देती है कि उसका स्थिति कहाँ है, मानचित्र में कहाँ है या फिर विश्व में कहाँ है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार एशिया महाद्वीप जो है, इसका भी विश्व के संदर्भ में कुछ न कुछ लोकेशन है, ठीक है। कुछ न कुछ लोकेशन है, ठीक है। लोकेशन जानने से पहले हम लोग दिशा को समझते हैं। जैसे कि कोई भी मानचित्र है, ये एशिया का मानचित्र है। आप अपने गांव का मानचित्र, अपने शहर का मानचित्र, भारत का मानचित्र या पूरे वर्ल्ड का मानचित्र, किसी भी मानचित्र की बात करें, या फिर अक्सर हमारे जो जमीन वगैरह के जो नक्शे होते हैं, जो मानचित्र होते हैं, ठीक है ना, किसी भी मानचित्र में आपको जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो नॉर्थ होता है। क्या होता है? नॉर्थ। यानी किसी भी मानचित्र में जो ऊपर ऊपर का जो पार्ट होता है ये नॉर्थ दिशा होता है। कौन सा डायरेक्शन होता है? नॉर्थ, यानी उत्तर दिशा। ठीक इसके नीचे यहाँ पे दक्षिण होता है। क्या होता है? दक्षिण। लेफ्ट साइड में होता है वेस्ट यानी पश्चिम। क्या होता है? पश्चिम। और राइट साइड में होता है ईस्ट यानी पूरब, ठीक है। यदि किसी भी मानचित्र का हम लोग अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग के पास ये छोटा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है, कि आखिर उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पश्चिम में क्या है और पूरब में क्या है। ठीक उसी प्रकार जब आपसे एशिया के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में कि एशिया का इंट्रोडक्शन लिखिए,
कि आखिर एशिया की स्थिति विश्व में कहाँ पे है, ठीक ना। तो वो आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, इसका ये जो विस्तार है लिखना पड़ेगा कि पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, ठीक ना। ये सारे पॉइंट को आपको उसमें क्या करने पड़ेंगे, मेंशन करने पड़ेंगे, यानी उसका उल्लेख करना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी भी जगह का हम बताएं कि क्या होता है कि एक लोकेशन होता है। लोकेशन जो होता है वो किसमें होता है, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में होता है, ठीक ना। अक्षांश किसको कहते हैं, तो अक्षांश वैसी रेखा कहलाती है जो ग्लोब पर बाएं से, इधर से बाएं से दाएं की ओर इस टाइप से खींची जाती है, ये कहलाती है अक्षांश। और देशांतर रेखा किसको बोलते हैं, वैसी रेखाएं जो ग्लोब पर ऊर्ध्वाधर रूप में, यानी ऊपर से नीचे, या बोल सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची होती है, इसको बोलते हैं हम लोग देशांतर। ये दोनों रेखाएं जहां पे मिलती है वो किसी, वही जो पॉइंट है वो किसी भी जगह का, किसी भी स्थान का लोकेशन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, लोकेशन। अब जैसे हम विश्व में इन एशिया की बात करें तो कोई तो एक ऐसा जगह होगा जहां पे पॉइंट में क्या आएगा, एशिया आएगा। क्या आएगा, एशिया। तो सबसे पहले हम लोग को इंट्रोडक्शन में यही चीज लिखना है कि मानचित्र पर जो है एशिया की क्या स्थिति है, ठीक ना। तो एशिया की यदि हम बात करें अक्षांशीय विस्तार का, तो 10 डिग्री दक्षिण से लेकर 10 डिग्री दक्षिण से लेकर 80 डिग्री उत्तर, 80 डिग्री उत्तर, यानी ये जो नीचे का पार्ट है वो कितना आता है, 10 डिग्री। कितना आता है, 10 डिग्री। और ये जो दक्षिण का पार्ट है, ठीक ना, सॉरी उत्तर का जो पार्ट है ये आपका आता है 80 डिग्री। यानी इसका अक्षांशीय विस्तार क्या हो गया, 80 डिग्री नॉर्थ से लेकर, या फिर सॉरी 10 डिग्री साउथ से लेकर 80 डिग्री नॉर्थ की ओर, 10 डिग्री साउथ से लेकर 80 डिग्री नॉर्थ की ओर क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार। ठीक उसी प्रकार देशांतरी विस्तार में 26 डिग्री ईस्ट से लेकर, 26 डिग्री ईस्ट से लेकर ये हो गया ईस्ट 26 डिग्री, वेस्ट हो गया 169 डिग्री, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं 169 से वेस्ट से 26 डिग्री ईस्ट, ठीक ना। आपकी जैसी मर्जी आप आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। यानी किसी भी जगह की भौगोलिक स्थिति जानने से पहले हम लोग को क्या जानना पड़ता है, उसकी अक्षांशीय स्थिति, ठीक है। क्या जानना पड़ता है, अक्षांशीय स्थिति। तो ये आपका क्या हो गया, एशिया महाद्वीप की अक्षांशीय स्थिति। कोई दिक्कत। अब अगला आते हैं हम लोग बाउंड्री के ऊपर में, जिसको हम लोग हिंदी में चौहद्दी बोलते हैं। कि आखिर जिसे कि अपने घर की बात करें, अपने कमरा की बात करें, तो हमारे घर के आसपास क्या होते हैं, हो सकता है किसी पड़ोसी का घर हो, या फिर कोई स्कूल हो, कोई कॉलेज हो, कुछ भी हो सकता है जो आपके घर के चारों ओर हो सकता है, ठीक ना। यानी जैसे कि ये हमारा दिशा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक ना। अब ये यहाँ पे हमारे घर है, हमारे घर के हो सकता है उत्तर में रामू अंकल का घर रहे, ठीक ना। साउथ में हो सकता है सीमा दीदी का घर रहे, ठीक ना। वेस्ट में हो सकता है किसी दोस्त मोहन का घर रहे, ठीक ना। और ईस्ट में किसी हो सकता है कि कोई स्कूल हो, क्या हो, स्कूल हो। ये मेरे घर का क्या हो गया, एक चौहद्दी हो गया, एक बाउंड्री हो गया। क्या हो गया, बाउंड्री। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार एशिया का भी बाउंड्री है, एशिया का भी बाउंड्री है। एशिया के उत्तर में, एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर स्थित है। क्या है, आर्कटिक महासागर स्थित है। इसके दक्षिण में, इसके दक्षिण में हिंद महासागर। कौन से महासागर हैं, हिंद महासागर। तो एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, दो डायरेक्शन क्लियर है। अब आते हम लोग पश्चिम की ओर। जब पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में हमारा स्थित है यूरोप महाद्वीप। क्या है, यूरोप महाद्वीप। और यदि हम बात करें पूरब की ओर तो पूरब में है उत्तरी अमेरिका। पूरब में क्या है, उत्तरी अमेरिका। और यहीं पे आपका है प्रशांत महासागर। कौन से महासागर है, प्रशांत महासागर, ठीक है। अब दोनों का जिक्र कीजिएगा कि उत्तर में क्या हो गया, आर्कटिक महासागर। दक्षिण में क्या हो गया, आपका हिंद महासागर। पश्चिम में क्या हो गया, पश्चिम में आपका कैस्पियन सागर भी। देखिए कैस्पियन सागर जो है वो यूरोप और एशिया के बीच में बाउंड्री साझा करता है, यानी दोनों के बीच में स्थित है, ठीक है। फिर एक पर्वतमाला है जिसका नाम है यूराल। क्या है, यूराल। यूराल पर्वतमाला भी जो है ये एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है, यानी अलग करता है, ठीक ना। ये दोनों के बीच में स्थित है, ठीक है। तो पश्चिम में क्या हो गया, यूरोप। अब आते हैं पूरब में। पूरब में क्या है, उत्तरी अमेरिका। यहाँ पे जब आप ग्लोब को देखिएगा तो आपको जस्ट एशिया के पूरब साइड में क्या मिलेगा, उत्तरी अमेरिका मिलेगा। क्या मिलेगा, उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका
और एशिया के जो बीच में स्थित है वो है प्रशांत महासागर। क्या है? प्रशांत महासागर। ये क्या हो गया? एशिया की बाउंड्री हो गया, एशिया की चौहद्दी हो गया। ठीक है, इतना चीज जानने के बाद, इतना चीज जानने के बाद हम लोग को जानना पड़ता है कि जब किसी भी महादेश में, देश में या फिर किसी भी राज्य में जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो वहां पे कौन कौन सी भौगोलिक चीजें पाई जाती है। हम पहले आपको बताए कि हो सकता है वहां पे पर्वत देखने को मिलेंगे, पठार देखने को मिलेंगे, मरुस्थल देखने को मिलेंगे, द्वीप समूह देखने को मिलेंगे, तटीय क्षेत्र देखने को मिलेंगे, ठीक ना। उसके बाद आपका प्रायद्वीप देखने को मिलेंगे, मैदानी एरिया देखने को मिलेंगे, ठीक ना। तो बहुत सारे फिजिकल फैक्टर इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप सभी क्लास 9 में पढ़े होंगे कि भारत को 6 भौतिक विभागों में बांटा जाता है। तो वो क्या है? वो भारत की एक भौगोलिक स्थिति है, वो भारत की भौगोलिक विशेषताएं हैं, ठीक ना। उसी प्रकार सेम टू सेम आपको एशिया के बारे में लिखना है। तो एशिया की यदि भौगोलिक विशेषताएं की बात करें तो एशिया में प्रमुख प्रमुख आपका 6 तरह की भौगोलिक दशाएं देखने को मिलते हैं। ठीक है, कितने तरह की? 6 तरह की। उसके बाद जब किसी हम लोग एरिया में प्रवेश करते हैं तो उसका हम लोग को एरिया पूरा चाहिए, क्या कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो यदि हम बात करें आपका यूरोप का, सॉरी एशिया का, तो एशिया का टोटल जो क्षेत्रफल है वो आपका इतना है, ठीक ना, इतना है। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक ना। 4 करोड़ 45 लाख 79,000, ये टोटल आपका क्या हो गया? ये आपका एशिया का क्षेत्रफल हो गया, यानी आपका टोटल क्षेत्रफल हो गया। दूसरी बात, आप सभी अक्सर सुने होंगे, जीके में पढ़े होंगे कि सूर्य का जो उदय होता है, तो ऐसे कि हम लोग पढ़े होंगे कि उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूर्य का देश किसको बोलते हैं? जापान को बोलते हैं। और जापान जो है वो आपका एशिया का पार्ट है, यानी एशिया का हिस्सा है, यानी एशिया एशिया के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो एशिया शब्द की बात यदि हम करें, थोड़ी सी हिस्ट्री को जाएं, तो एशिया शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है उदित सूर्य। क्या होता है? उदित सूर्य। यानी एशिया शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से हुआ है। किससे? हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से हुआ है, और जिसका अर्थ होता है उदित सूर्य। यानी ऐसे महाद्वीप जहां पे सूर्य का उदय होता है। क्या होता है? उदय होता है। तो जब आप इसका इंट्रोडक्शन लिखिएगा एशिया के बारे में, तो आपको वहीं से लिखना है फर्स्ट लाइन कि एशिया शब्द हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उदित सूर्य। यानी आगे पढ़ने में लिखना है, यह एकमात्र महाद्वीप है, यह विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जहां पे सूर्य का उदय सर्वप्रथम होता है, ठीक ना। इसका क्षेत्रफल, आगे लिखा है इसका क्षेत्रफल इतना है। उसके बाद इसके अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार के बारे में आपको बताना है। फिर जो आपको बताए इसका चौहदी के बारे में कि उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पश्चिम में क्या है, पूर्व में क्या है, इतने सारे इंफॉर्मेशन लिखने के बाद, और जैसे कि हम हिस्ट्री की बात करें थोड़ा, तो हम लोग क्या कहते हैं, ये जानते हैं कि सबसे पहले जो सभ्यता का विकास हुआ है वो हमारे एशिया में हुआ है, वो हमारे एशिया में हुआ है। चाहे हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें या फिर चीन में जो आपका हांगहो नदी घाटी में जो सभ्यता थी उसकी बात करें, ठीक ना। तो सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। यानी जितने भी इस तरह की आपको सभ्यता देखने को मिलती है, चाहे प्राचीन समय में या फिर वर्तमान समय में, वो हमारे एशिया महाद्वीप का ही देन है। हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता किसका पार्ट था? हमारे इंडिया का पार्ट था, इंडिया में था। हमारा इंडिया किसका पार्ट है? तो एशिया का पार्ट है। किसका पार्ट है? एशिया का पार्ट है। तो उसी प्रकार सभ्यताओं का पालना एशिया को कहा जाता है। इतने जितने सारे आपको हम पॉइंट बताए, सारे पॉइंट को अच्छे तरीके से मेंशन करके और आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, ठीक ना। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, जिसमें समझना है कि एशिया को हम लोग कितने भौतिक विभागों में बांटते हैं। तो पहला आपको हम बताएं कि पर्वतीय प्रदेश। पहला क्या है? पर्वतीय प्रदेश। यानी कोई भी क्षेत्र में अक्सर जब आप जाइएगा तो आपको वहां पे पर्वत देखने को मिलेंगे, चाहे छोटे हो या फिर बड़े हो। जब हम पर्वतीय प्रदेश की बात करते हैं तो एशिया में प्रमुख पर्वत कौन से? जैसे हिमालय हो गया। क्या हो गया? हिमालय हो गया। उसके बाद आपका कैलाश पर्वत हो गया, अरावली पर्वत हो गया, भारत का पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया, ठीक ना। अरब का क्या कहते हैं पर्वत हो गया, पामीर का पठार हो गया, ठीक ना। पामीर का पठार का पर्वतीय प्रदेश हो गया। फिर आपका यदि नॉर्थ ईस्ट का बात करें
तो इधर का जो आपका अराकानियोमा है वो हो गया। तो बहुत जितने भी पर्वतीय प्रदेश है, जितने भी पर्वत आपको इंडिया में, एशिया में देखने को मिलेंगे, सबको कहाँ लिखना है? पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत, ठीक ना? कहाँ लिखना है? पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत। अगला आता है पठारी प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश में और एक पॉइंट लिख सकते हैं कि यह महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पे कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी अर्थात अर्थात माउंट एवरेस्ट, जिसके ब्रैकेट में लिख देना है 8,848 मीटर, इसी महाद्वीप पर स्थित है, ठीक ना? इसी महाद्वीप पर स्थित है। तो आपके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जिसको आप अच्छे तरीके से सजा के लिख सकते हैं। इसी में लिख सकते हैं हिमालय के प्रमुख चोटी, और नीचे में जितना आपका है, चाहे नंगा पर्वत है, ये क्या कहते हैं आपका, ये केटू है, जितने भी है सबका नाम, कंचनजंगा वगैरह सारा का नाम लिख सकते हैं, उसका हाइट भी लिख सकते हैं। ये आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके आंसर को लिखना है, ठीक है? तो आई होप पर्वतीय प्रदेश के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है? अगला है पठारी प्रदेश। अगला क्या है? पठारी प्रदेश। कोई जैसे जितने भी क्षेत्र अक्सर होते हैं तो वहां पे हम लोग को पठार देखने को मिलते हैं अक्सर, ठीक ना? 2-4% इसमें कम हो सकता है, ठीक ना? जैसे कि अब नॉर्थ इंडिया में जाइएगा तो आपको वहां पे प्लेन देखने को अधिक मिलते हैं, जैसे बिहार का पार्ट हो गया, यूपी का पार्ट हो गया, ठीक ना, वेस्ट बंगाल का हो गया। लेकिन पठार भी देखने को मिलते हैं, पठार भी देखने को मिलते हैं। जैसे दक्षिणी बिहार पठारी है, झारखंड का पूरा एरिया पठारी ही पठारी है, आपका जो साउथ इंडिया पूरा पठारी ही पठारी है, ठीक ना? तो ये सारे पठार, ये क्या है? वहां की भौगोलिक विशेषताएं हैं, भौगोलिक विभाजन है, ठीक ना? तो पठारी में क्या लिखना है? जैसे कि पामीर की गांठ, ये जो आपका यहाँ पे है, इधर किरथर, सुलेमान, आपका इधर हिमालय, और इधर जितने भी पर्वत हैं यहाँ पे मिलके आके सब क्या हो गए? जमा हो गए, यानी यहीं से सबका विकास हुआ है। और यहाँ पे गांठ की तरह भांति की संरचना पाई जाती है, जिसको लोग पामीर का गांठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पामीर का गांठ। उसके बाद तिब्बत के पठार को हम लोग क्या बोलते हैं? संसार की छत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संसार की छत। क्यों? कि सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार है तिब्बत का पठार, ठीक है? जो कि खनिज के मामले में बहुत ही धनी है। जैसे कि वहां से लोहा का खनन किया जाता है, लो एस का खनन किया जाता है, बॉक्साइट का किया जाता है, कोयले का खनन किया जाता है, बहुत तरह के जितने भी मिनरल्स हैं वहां पे पाए जाते हैं उसका खनन किया जाता है, ठीक ना? तो ये सारे पॉइंट को मेंशन आपको करना है किसमें? पठारी प्रदेश में। इसमें करना है पठारी प्रदेश में, ठीक है? आई होप पठारी प्रदेश के बारे में समझ गए होंगे। अगला है मध्यवर्ती मैदान, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। मध्यवर्ती मतलब बीच का पार्ट, जिससे आपको यहाँ दिख रहा होगा साइबेरिया का मैदान, पश्चिमी साइबेरिया का मैदान, पश्चिमी साइबेरिया का मैदान, ठीक है? देखिए ये जो साइबेरिया है, साइबेरिया आपका रूस का पार्ट है। किसका है? रूस। और रूस एक ऐसा देश है, रूस एक ऐसा देश है जो कि एशिया में भी है और यूरोप में भी है, यानी उसका विस्तार एशिया में भी है और यूरोप में भी है। जो आपका साइबेरिया है वो आपका एशिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एशिया में, ठीक है? तो यदि हम बात करें इस इलाके में, तो सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे रूस होता, लेकिन रूस को हम लोग आंसर नहीं करेंगे। आप भी पढ़ते होंगे कि विश्व के सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला देश कौन है? रूस है। लेकिन जब हम एशिया की स्टडी करेंगे तो वहां रूस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग को चीन लिखना है। क्या लिखना है? चीन। क्यों नहीं रूस को लिखेंगे? क्योंकि रूस का जो आधा पार्ट है आपका यूरोप में है और आधा पार्ट एशिया में है। कंप्लीटली उसका जो एक पार्ट है वो आपका यहाँ एशिया में नहीं पड़ता, इसीलिए हम लोग यहाँ रूस को हटा देते हैं और चीन को ऐड कर लेते हैं, ठीक है? तो सबसे बड़ा जो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से देश होगा एशिया का, वो कौन हो जाएगा? चीन। छोटा यदि बात करें सबसे छोटा, तो मालदीव। देखो यहाँ पे आपका मालदीव स्थित है। क्या है? मालदीव, ठीक ना? ये सारा इंफॉर्मेशन को लिखना है। तो हम बात करें पठारी मध्यवर्ती मैदान के बारे में, कि जितने भी आप थोड़ा अपना प्रेजेंट माइंड लगाइए, जैसे कि कोई भी पठार हो या फिर पर्वत हो, तो वो तो ऊंचे होते हैं। क्या होते हैं? ऊंचे। और पर्वत की बात करें, जैसे हम हिमालय की बात करें, किसकी बात करें? हिमालय की। तो हिमालय तो बहुत ही ऊंचा है, और ऊंचाई होने के कारण जैसे हम लोग ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो हम लोगों को तापमान कम होते दिखाई पड़ता है। जैसे तापमान कम होगा तो ऊपर में क्या मिलेंगे? पर्वत के ऊपर में बर्फ के चादर मिलेंगे, बर्फ के टोपी मिलेंगे। जब बर्फ के चादर, जैसे कि यहाँ हम हिमालय पर्वतमाला को मानते हैं, ठीक है? यहाँ पे जब बर्फ है, ये बर्फ जब पिघलेंगे तो यहाँ से नदी निकलेंगे। क्या निकलेंगे? नदी निकलेंगे। तो बताइए नदी जब निकलेंगे तो नदियां जिस क्षेत्र से होकर गुजरेगी तो वहां पे किसका निर्माण करेगी? मैदानी भागों का निर्माण करेगी, यानी अपर्दन करेगी।
और मिट्टी को अपर्दन करते हुए किसका निर्माण करेगी? मैदानी भागों का निर्माण करेगी। हम लोग को पता है कि मैदानी भाग जो होता है वो एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से, कृषि के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यदि कृषि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है तो उस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। अक्सर आप सभी न्यूज में अभी सुन रहे होंगे कि जो भारत है पहले क्या था कि विश्व में जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर था, लेकिन अभी चाइना को हम लोग पछाड़ते हुए पहले स्थान पर आ चुके हैं। क्या आखिर रीजन है? भारत, चाइना, ये सब जो देश है इस सब में जनसंख्या का विस्तार इतना क्यों पाया जाता है? आखिर जनसंख्या के जनसंख्या के विस्तार के लिए, जनसंख्या के विकास के लिए यहाँ पे क्या है? भौगोलिक स्थिति अच्छी है, क्लाइमेट अच्छा है, ठीक ना। जनसंख्या को चाहिए, लोगों को चाहिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए, पानी चाहिए, रहने के लिए अच्छा वातावरण चाहिए। तो यहाँ पे उसके लिए अनुकूल सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे कि हम भारत के उत्तर मैदान की बात करें तो भारत का जो उत्तरी मैदान है वो क्या है? गंगा नदी, सिंधु नदी और आपका ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाई गई मिट्टियों से बना हुआ है, उसके निक्षेप से बना हुआ है, ठीक ना। जब उसके निक्षेप से बना हुआ है तो वो एरिया पूरा क्या है? फर्टाइल लैंड है। क्या है? फर्टाइल। तो वहां पे कृषि कार्य अच्छे तरीके से किए जाएंगे, जिसके कारण वहां पे जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? अधिक पाया जाएगा। और यही कारण है कि हमारे इस एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। क्या करती है? सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। इसका यही कारण है, यहाँ पे जनसंख्या के अनुकूल भौगोलिक दशाएं उपलब्ध है। ठीक है, तो इस सारे पॉइंट को जितना आपको हम बताए, सारे का मेंशन इसमें कर देना है मध्यवर्ती मैदान में। ठीक है, तो आई होप मध्यवर्ती मैदान के बारे में समझ गए होंगे। अब अगला है मरुस्थलीय प्रदेश। क्या है? मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए, मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक तो शीत मरुस्थल और एक गर्म मरुस्थल। शीत मरुस्थल उसको बोलते हैं जहां पे की बर्फबारी होती है, यानी वहां पे बर्फ जमा रहता है। जैसे कि आपका अंटार्कटिका हो गया, उसको शीत मरुस्थल बोलेंगे। भारत का लद्दाख हो गया, वो शीत मरुस्थल है। ठीक उसी प्रकार एशिया का जो ये पार्ट है, ये आपका साइबेरिया का पार्ट, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है बरखोसयान। क्या है? बरखोसयान, जो कि विश्व के सबसे अधिक ठंडे प्रदेशों में एक है। सबसे अधिक विश्व का जो सबसे ठंडा प्रदेश है वो है बरखोसयान, जो कहाँ है? साइबेरिया में। कहाँ है? साइबेरिया में। कुछ दिन पहले की बात करें, जैसे आपका नवंबर के टाइम में, तो हम लोग को क्या अक्सर आसपास के जितने भी बड़े बड़े जो झील वगैरह होते हैं या फिर जो बांध होते हैं, डैम वगैरह होते हैं, वहां पे आपको प्रवासी पक्षी देखने को मिलेंगे। वो जो प्रवासी पक्षी है वो साइबेरिया से यात्रा करते हुए ठंड के कारण कहाँ जाते हैं? इंडिया की ओर रुख करते हैं। इंडिया की ओर रुख करते हैं। तो वो कहाँ थे? वो थे शीत मरुस्थल में, वहां से यहाँ आ गए। जैसे कि भारत की बात करें तो भारत के पश्चिम में राजस्थान स्थित है, और राजस्थान राजस्थान जो है वो गर्म मरुस्थल का प्रदेश है। यानी जो थार रेगिस्तान है वो गर्म मरुस्थल है। यानी यदि गर्म मरुस्थल, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, यदि गर्म मरुस्थल होगा तो वहां पे रेत होगा। क्या होगा? रेत होगा या फिर मिट्टी होगा। लेकिन जो आपका ठंडे मरुस्थल है वहां पे क्या होगा कि बर्फ मिलेगा। क्या मिलेगा? बर्फ। तो आप मरुस्थल के बारे में समझ गए होंगे। जब हम बात करें एशिया में मरुस्थल के बारे में, तो हमें दो तरह के मरुस्थल देखने को मिलेंगे, एक शीत मरुस्थल और एक गर्म मरुस्थल। शीत मरुस्थल एशिया के साइबेरिया वाले पार्ट में स्थित है, ठीक ना, जो कि एशिया का सबसे उत्तरी पॉइंट है। ठीक है, लेकिन गर्म मरुस्थल अधिकांशतः एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। कहाँ है? पश्चिम में। जैसे ये आपका अरब प्रायद्वीप हो गया। क्या हो गया? अरब प्रायद्वीप। यहाँ आपको अरब का मरुस्थल देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अरब का मरुस्थल देखने को मिलेंगे। जैसे भारत का यहाँ पश्चिम का बात करें, यहाँ आपको थार का मरुस्थल देखने को मिलेंगे। आगे यहाँ इधर चीन में बात करें तो आपको टकला मकान मरुस्थल देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ मंगोलिया में मंगोलिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल, तो बहुत सारे मरुस्थल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक ना, ये सब क्या है? ये सारा का सारा गर्म मरुस्थल है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कि एशिया में दो तरह के मरुस्थल पाए जाते हैं, एक गर्म मरुस्थल और दूसरा ठंडे मरुस्थल। तो आई होप मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में समझ गए होंगे। अगला है प्रायद्वीपीय प्रदेश। क्या है? प्रायद्वीपीय प्रदेश। देखिए, सबसे पहले प्रायद्वीपीय प्रदेश को जानने से पहले हम लोग प्रायद्वीप को समझते हैं। आखिर प्रायद्वीप किसको कहता है? देखिए, कोई भी क्षेत्र जो तीन ओर से जल से घिरा हो, तीन ओर से जल से घिरा हो और एक ओर से
स्थल से घिरा हो, एक ओर से स्थल से घिरा हो। जैसे कि आप सभी यहाँ पे मैप में देख रहे हैं इंडिया, क्या देख रहे हैं? इंडिया, ये हमारा इंडिया है, ये क्या है? इंडिया। जैसे कि इंडिया के पश्चिम में बात करें तो यहाँ पे है अरेबियन सी, यहाँ पे क्या है? अरेबियन सी यानी अरब सागर, क्या है? अरब सागर। पूरब में क्या है? बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, क्या है? बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में सॉरी दक्षिण में क्या है? दक्षिण में हिंद महासागर। देखिए तीन तरफ से जल हो गया ना, पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। उत्तर में ये जो पार्ट किया है पूरा का पूरा स्थल से टच में है, किससे है? स्थल से टच में है। तो ऐसे क्षेत्र जो तीन ओर से जल से घिरा हो और एक ओर से स्थल से घिरा हो तो उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। आइए अब समझते हैं। तो एशिया में जब बात करें प्रायद्वीप को तो बहुत सारे प्रायद्वीप देखने को मिलते हैं, क्योंकि एशिया जो है वो कटा फटा है पूरा। यदि इसका आप दक्षिणी भाग या फिर आप पूर्वी भाग देखिएगा तो बहुत सारे कटे फटे मिलेंगे, और कटे फटे जब मिलेंगे तो वहां अक्सर प्रायद्वीप का निर्माण होता ही है। ठीक है, एशिया में यदि हम प्रायद्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है वो है अरब का प्रायद्वीप। क्या है? अरब का प्रायद्वीप। अरब के जितने भी देश हैं वो सारे इसी अरब के प्रायद्वीप में आते हैं। कहाँ आते हैं? अरब के प्रायद्वीप में। आप जो ये पार्ट देख रहे हैं वो अरब का प्रायद्वीप है। ठीक है, अरब के प्रायद्वीप के जस्ट नीचे यहाँ पे है स्वेज नहर। क्या है? स्वेज नहर। और स्वेज नहर के नीचे है अफ्रीका महाद्वीप। क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। ये स्वेज नहर आपका एशिया और अफ्रीका दोनों को क्या करती है? अलग करने का काम करती है। क्या करती है? अलग करने का काम करती है। इसी को लोग फारस की खाड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फारस की खाड़ी। ठीक है, फारस की खाड़ी में ही आता है आगे स्वेज नहर। तो हम बता रहे थे प्रायद्वीपीय प्रदेश, तो ये जो आपका ये पूरा एरिया है ये क्या कहलाएगा? अरब का प्रायद्वीप। क्या कहलाएगा? अरब का प्रायद्वीप। यहाँ पे हो जाएगा भारतीय प्रायद्वीप। क्या हो जाएगा? भारतीय प्रायद्वीप। फिर यहाँ आपका इधर है इस जगह पे, ठीक ना, यहाँ भी जो भी क्षेत्र है ये भी क्या है? प्रायद्वीप। देखिए तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, एक ओर से स्थल से। यहाँ भी देखिए ये तीन ओर से जल से घिरा है, एक से स्थल से, ठीक ना। ये सारा क्या हो गया? प्रायद्वीप। तो जब हम एशिया का अध्ययन करते हैं तो हमको बहुत सारे प्रायद्वीप देखने को मिलते हैं। प्रायद्वीप का एक बहुत ही बड़ी विशेषता होती है कि वहां से समुद्री व्यापार या फिर विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत ही अच्छे पैमाने पर किया जाता है। आपको अक्सर विश्व के जितने बड़े बड़े बंदरगाह हैं वो इसी प्रायद्वीप के तटीय भागों पर देखने को मिलते हैं। जैसे भारत का बात करें, मुंबई यहाँ है, कोलकाता यहाँ है, चेन्नई यहाँ है, ठीक ना। आपका क्या कहते हैं? पोरबंदर यहाँ है। तो बहुत सारे, विशाखापट्टनम यहाँ है। जितने सारे बंदरगाह हैं वो कहाँ मिलेंगे? वो तटीय क्षेत्रों में ही मिलेंगे। तो प्रायद्वीप की ये विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता है। यदि प्रायद्वीप प्रायद्वीप किसी एरिया में नहीं पाया जाता तो उस एरिया में क्या क्या इतने तरीके से जो व्यापार होता वो हो पाता? नहीं हो पाता। यदि आप अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान आपका यहाँ पे स्थित है, क्या उसके पास प्रायद्वीप है? नहीं है। तो उसके पास समुद्री मार्ग से संपर्क उतना नहीं है जितना हम लोगों के पास है। ये बड़ी विशेषता है हमारे एशिया की, ठीक ना। अगला आता है द्वीप समूह। क्या आता है? द्वीप समूह। द्वीप समूह किसको बोलते हैं? पहले द्वीप को समझते हैं। द्वीप, जैसे कि आपको पहले पता है कि वैसे स्थान जो तीन तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से स्थल हो तो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। जैसे कि भारत को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे प्रायद्वीपीय भारत। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की तीन तरफ से जल है, एक तरफ से स्थल है। ठीक उसी प्रकार द्वीप उसको बोलते हैं कि वैसे स्थान जो चारों ओर से जल से घिरा हो, चारों ओर से जल से घिरा हो। जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं मालदीव। क्या है? मालदीव। मालदीव आपको चारों ओर से जल से घिरा देखेगा मिलेगा। अंडमान निकोबार द्वीप, वहां पे चारों ओर से जल से घिरा है। जब बहुत सारे द्वीप एक समूह में स्थित होते हैं तो उसको हम बोलते हैं द्वीप समूह। क्या बोलते हैं? द्वीप समूह। आइए चर्चा करते हैं। जैसे कि आपका एशिया का जो ये दक्षिण का पार्ट है, यहाँ भारत से जस्ट सटे भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश जिसे हम मालदीव कहते हैं ये स्थित है। जस्ट इसके दक्षिण में श्रीलंका स्थित है। जब पूर्वी एशिया की बात करते हैं या फिर
दक्षिणी पूर्वी एशिया की, यहाँ पे हम लोग को सबसे अधिक द्वीप समूह देखने को मिलते हैं, जिसमें जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, पापुआ न्यू गिनी गिनी, ठीक ना, फिर आपका जापान द्वीप, ये सब क्या, ये सब द्वीप समूह है, बहुत सारे द्वीपों को मिला के समूह बनता है, ठीक है। तो एशिया में बहुत सारे द्वीप समूह हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसको कि हम लोग एक भौगोलिक विशेषता के तौर पर या फिर भौगोलिक विभाजन के तौर पर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा आपका एशिया का भौगोलिक विभाजन, जिसमें कि 6 पार्ट में हम लोग एशिया को बांटा है। तो आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आखिर कैसे हम लोग किसी भी क्षेत्र को भौगोलिक या फिर भौतिक विशेषता के आधार पर बांटते हैं, ठीक है। ये आपका कंप्लीटली मानिए कि इस क्लास से एक क्वेश्चन आपका रेडी हो गया, ठीक है। यदि आप इस क्लास का पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं कि हमको पीडीएफ चाहिए, तो आप एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहां पे आपको इसका पीडीएफ देखने को मिलेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि हम एसकेजी ज्ञान ज्योति प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़कर अपने पीजी सेमेस्टर 4 की या फिर 8 तक की तैयारी को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो वहां से आप एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप पर मौजूद जितने भी कोर्सेज हैं उसको आप परचेज कीजिए और वहां से अपने तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।